नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। एक बड़ी खबर, कार्तिक चिदम्बरम, जी हां, पी चिदम्बरम भारत के भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के रचयिता, आर्किटेक्ट ऑफ पीएमएलए एक्ट, उनके बेटे, देखिए पीएमएलए के तहत यूं तो पी चिदम्बरम साहब पे भी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार नंबर उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम का आ गया है और ईडी ने उन पर कार्रवाई की है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। उनका सारा का सारा एसेट्स फ्रीज कर दिया गया है। क्या यह एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल वेंडाटा है या जस्टिस है, लीगल ट्रुथ क्या है इस केस की, कानूनी सच्चाई, आज हम यहां पर आपसे उसी विषय पर लेकर हाजिर हैं। यह वीडियो ईडी ने जो कार्रवाई की है पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम पर, तो देखिए यह केस क्या है। पहले हम इसको जरा सा समझें कि यह केस है क्या, ईडी को ऐसी कार्रवाई करनी क्यों पड़ी है। तो साहब, इस केस में होता क्या है, यह कहां से शुरू होता है, कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सारी बातों पर हम आज यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आपको हमारे जरूरी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए, 16 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने फ्रीज कर दी, फ्रोजन कर दी। अब कार्तिक चिदम्बरम के बेटे, पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्तिक चिदम्बरम, और आग तो लगनी है, आग लग गई। 29 अक्टूबर 2025 यही तारीख है जब 16 करोड़ की कार्तिक चिदम्बरम की संपत्ति को ईडी ने फ्रीज किया है। और पीएमएलए की एपिलेट ट्रिब्यूनल ने, जहां कार्तिक चिदम्बरम इस फैसले के विरुद्ध, ईडी के इस कार्रवाई के विरुद्ध गए थे, उसको रिजेक्ट कर दिया और ईडी की कार्रवाई को सही बताते हुए 16 करोड़ पे लगा ईडी का फ्रीज ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। मतलब चिदम्बरम जी के 16 करोड़ की से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी पूरे केस चलने तक फ्रोजन रहेगी। इस प्रॉपर्टी में क्या क्या है, जोरबाग स्थित, जोरबाग बड़ा वीआईपी इलाका है दिल्ली का। जो लोग बाहर से हैं, जो दिल्ली को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, और जो दिल्ली वाले हैं वो तो समझते हैं, वीआईपी इलाका है, बड़ी महंगी प्रॉपर्टियां हैं वहां साहब। एक एक कोठी 16-16, 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ की है। तो जोरबाग में जो कार्तिक चिदम्बरम साहब के बेटे की प्रॉपर्टी है, पी चिदम्बरम साहब के बेटे की प्रॉपर्टी है, उसको फ्रीज किया है, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है। यह सब के सब अब ईडी के कंट्रोल में है। लेकिन इसको समझिए, यह एक प्रॉपर्टी केस नहीं है दूसरे अन्य केसों की तरह। यह है आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस। पी चिदम्बरम, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगे। यह केस 2007 से चल रहा है, इसलिए होल्ड डाउन, मोदी जी और अमित शाह को बीच में लाने से पहले, ये नया नहीं है, पॉलिटिकल वेंडाटा नहीं है, समझ लीजिए। 2007 से यह केस चल रहा है। अब इस केस में होता क्या है, ये क्या है आईएनएक्स मीडिया केस, तो इसको आइए हम बताते हैं, पूरे प्रकरण को समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। और ये तो आप समझ ही गए कि कार्तिक चिदम्बरम कोई हैरू गैरू नथु खैरू
सुखविंदर सिंह खरूड़ और डिम्पल खरूड़ नहीं है। वो भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री, बहुत ताकतवर दिग्गज कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम के बेटे हैं। और पी चिदम्बरम वो शख्सियत हैं जो उन्होंने भारत में पीएमएलए एक्ट लेकर आया। और पीएमएलए की जितनी सख्त धाराएं हैं, बेल नहीं मिलना, अपराध प्रूव होने से पहले आपको कोई रियायत नहीं मिलना, प्रॉपर्टी का फीस होना, प्रीडिकेट ऑफेंस डिसाइड हो ना हो, ईडी की कार्रवाई, ये सारी संशोधन पी चिदम्बरम जी, माननीय पी चिदम्बरम जी लेकर ही आए थे, जो आज उनके खिलाफ अपना कार्रवाई कर रही है। तो साहब, ये कार्तिक चिदम्बरम जी जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इनकी उम्र 53 इयर्स है और वर्तमान में आप कांग्रेस के एमपी भी हैं, सिटिंग एमपी हैं। फादर पी चिदम्बरम हैं, माता जी सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील है। पी चिदम्बरम साहब भी भारत के जाने माने पॉलिटिशियन के अलावा बाई प्रोफेशन जाने माने वकील। आप जानते ही हैं कि पी चिदम्बरम साहब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, यूपीए 1 में भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, यूपीए 1 और 2 में सबसे ताकतवर पोस्ट प्रधानमंत्री के बाद होम मिनिस्टर, जो आज अमित शाह जी हैं, उस पोस्ट पर भी ये रहे, और यूपीए 2 में ये फिर से फाइनेंस मिनिस्टर है। मतलब देश के चंद पावरफुल लोगों में से एक हैं। स्पेशली 2004 से 2014 तक तो देश में इनका सिक्का चलता। कार्तिक चिदम्बरम जी जो उनके बेटे हैं, पॉलिटिशियन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कई कंपनियों के मालिक हैं, जिसमें प्रमुख हैं एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, चेस ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अब इस केस में कंट्रोवर्सी आती कहां से, शुरू कहां से होती? तो साहब, ये सारा खेल शुरू तब होता है जब कार्तिक चिदम्बरम जी के पिताजी पी चिदम्बरम साहब देश के वित्त मंत्री थे। तो उस दरमियान कार्तिक चिदम्बरम ने बिजनेस डील की और उस बिजनेस डील में अनड्यू एडवांटेज लिया, ऐसा ईडी का आरोप है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस पिताजी की इन्फ्लुएंस से हुआ, इसने कराया, और उसके एवज में उन कंपनियों से जिनको फॉरेन क्लियरेंस दिलाई थी किकबैक्स लिया। तो उनके खिलाफ जो केस हैं उसमें आईएनएक्स मीडिया केस है जो आज का टॉपिक है। बाकी उनके खिलाफ एयरसेल मैक्सिस केस भी है, फेमा के कई वायलेशंस के केस हैं। ईडी और सीबीआई दोनों की दोनों एजेंसीज उनके खिलाफ जांच कर रही है, अलग अलग केसों। दोस्तों, यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, कार्तिक चिदम्बरम साहब अपने आप को कोर्ट में डिफेंड कर रहे हैं। उनका जो मुख्य तर्क है कोर्ट में वह है कि यह सब राजनीतिक प्रेरित है, पॉलिटिकल वेंडाटा है, और उन पर भी देश के अन्य नागरिकों की तरह प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अप्लाई होता है। तो जब तक कोर्ट उन्हें गिल्टी प्रूव न करे, हम सिर्फ लीगल फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रल एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी को सही या गलत, किसी का साथ या किसी का विरोध करने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे। अब आइए हम आते हैं सीधे आईएनएक्स मीडिया केस और उसको डिटेल में समझते हैं। ये आईएनएक्स मीडिया है क्या? तो साहब, आईएनएक्स मीडिया एक मीडिया कंपनी है जो न्यूज चैनल रन करती थी जिसका नाम था आईएनएक्स न्यूज, और दूसरा इनका एक मूवी का चैनल था जिसका नाम है आईएनएक्स मूवीज। इसके फाउंडर थे इंद्रानी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी। याद है ना आपको ये दोनों नाम? सीना बोरा मर्डर केस वाली इंद्रानी। 2007 का वह साल बड़ा क्रिटिकल है। 2007 में ही आईएनएक्स मीडिया को चाहिए थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। वह टाइम था जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एफआईपीबी
क्लियरेंस जरूरी था। और ये जो FIPB है अर्थात फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यह फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर की एक बॉडी है और इसका काम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जांच करके अप्रूव करना था। और यही FIPB इस केस का मूल है। जो आरोप है कार्तिक चिदम्बरम पर और जो CBI और ED का कहना है कि 2007 में INX मीडिया ने FIPB से क्लियरेंस मांगी और वो क्लियरेंस क्या था? 4.62 करोड़ की FDI का क्लियरेंस था। क्लियरेंस तो लिया गया 4.62 करोड़ का, लेकिन जो पैसा आया वो आया ₹305 करोड़। क्लियरेंस 4.62 करोड़, 5 करोड़ से नीचे, और पैसा लिया गया 305 करोड़। यह इलीगल तरीके से आया और यही इस केस का मूल है। अब यहां पे क्या हुआ? फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन हुआ। पी चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री हैं, यह विभाग डायरेक्ट उनके अंदर है। तो इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए कार्तिक चिदम्बरम का क्या रोल था? तो कार्तिक चिदम्बरम की जो कंसल्टेंसी फर्म है चेस ग्लोबल, उसने ये सारा का सारा प्रोसेस किया और उसी के लीडरशिप में, उसी के सलाह से, उसकी कंसल्टेंसी से INX मीडिया को FIPB क्लियरेंस मिली। इसके बदले में कार्तिक चिदम्बरम को मिला 10 लाख रुपए एज कंसल्टेंसी फीस, जिसको ED और CBI किकबैक बता रही है। अब इसमें मनी ट्रेल, तो साहब मनी ट्रेल ऐसे है कि INX मीडिया, वहां से पैसा गया चेस ग्लोबल एडवाइजरी जो कि कार्तिक चिदम्बरम की फर्म है, पेमेंट 10 लाख। और इस तरह से इस केस में मेन फॉल्ट कहां है? मेन फॉल्ट INX मीडिया में, जिसने क्लियरेंस लिया 4.62 करोड़ का, पैसे लाए 305 करोड़ और उसमें से किकबैक लिया कार्तिक चिदम्बरम ने। और इस तरह से कार्तिक चिदम्बरम की कंपनी हो गई इस केस में लिंक, और उसके ऊपर आरोप लगा लीगल वायलेशन का। कौन कौन से आरोप लगे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA वायलेशन, फेमा वायलेशन, एक्सेस FDI परमिशन 4.62 करोड़ की, लाए 305 करोड़, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, आपराधिक षड्यंत्र और करप्शन। अपने पिताजी के रुतबे को, पोजीशन को यहां पर पर्सनल गेन के लिए मिसयूज किया। अब जरा एक नजर टाइमलाइन ऑफ द केस देखते हैं। 2016 में इस केस में CBI FIR रजिस्टर्ड कर दी। CBI के इस FIR के बाद ED भी 2017 में इस जांच में शामिल हो जाती है और ECIR खोल देती है। 2018 में कार्तिक चिदम्बरम को CBI अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वह जल्द ही जमानत पर छूट जाते हैं। 2018 अक्टूबर में ही ED जो है वो कार्तिक चिदम्बरम की प्रॉपर्टीज, जिसकी कीमत 54 करोड़ रुपए से ज्यादा है, फ्रीज कर देती है। 2019 में इस अटैचमेंट को ED की एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कंफर्म कर देती है और 2020 जून में ED प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल कर देती है कोर्ट में, और 2025 में उसी फ्रीजिंग ऑर्डर के खिलाफ अक्टूबर 29 को PMLA का जो ट्रिब्यूनल है वह कार्तिक की अपील को रिजेक्ट कर देता है, उड़ा देता है। अब इसमें कार्तिक जी का क्या पक्ष है? कार्तिक कहते हैं कि 10 लाख लेक्टिमेट कंपनी कंसल्टेंसी फीस है इतने बड़े केस को करने के लिए। इसमें कोई लीगल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह सब के सब राजनीतिक प्रेरित मुकदमा है। ED को मिसयूज किया जा रहा है अपोजिशन को टारगेट करने की। कोर्ट में भी यही बातें चल रही। अब साहब यह टॉपिक लीगल टेक्निकल है, यह कॉम्प्लेक्स भी है।
मैं कोशिश करता हूं कि आसान भाषा में आपको समझाएं। तो आसान भाषा में यह है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA या इंडिया में एक मेन लॉ है मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट। प्रॉपर्टी अटैचमेंट प्रोसेस इस कानून का हिस्सा है। पहले संस्था जो है वो प्रोविजनल ऑर्डर निकालती है। जब ईडी को लगता है कि प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बनाई गई है या आई है तो वह इसको प्रोविजनली अटैच कर देती है। 90 डेज एक्सटेंडेबल टू 180 डेज का टाइम होता है ईडी के पास। जब उतने के तहत इसको एजुकेटिंग अथॉरिटी से उसको कंफर्म कराना पड़ता है तो वो उसने कराया तो साहब ईडी को 90 से लेकर 180 दिन के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाकर जो प्रॉपर्टी उसने फ्रीज की है उसको प्रूव करना पड़ता है कि यह साहब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बनाई गई है, लाई गई है। तब कहीं जाकर के उसके आर्गूमेंट से सेटिस्फाइड होकर एजुकेटिंग अथॉरिटी इसको कंफर्म करती है और कंफर्म जब कर देती है तो वहाँ से सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 आ जाता है जो कि बड़ा ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल प्रोविजन है। अब देखिए सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 कहता क्या क्या है। वो कहता है कि कंफर्मेशन के बाद भी अटैचमेंट कंटिन्यू तभी रह सकती है इफ ए कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। एजुकेटिंग अथॉरिटी का फाइनल नहीं है, इसके बाद ईडी को इस मसले को लेकर कोर्ट में जाना पड़ेगा और 365 दिन में कोर्ट से भी इसको रिकन्फर्म कराना पड़ेगा उस कोर्ट से जहां ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल हुई। साफ भाषा में अगर इसको कहना है तो ये ऐसे हुआ कि अब ईडी को 365 दिन के अंदर अक्टूबर 29 2025 से अर्थात एक साल आज से 1 साल के तहत प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करनी होगी, वरना ऑटोमेटिकली यह जो अटैचमेंट है वह लैप्स हो जाए। यहाँ पे कार्तिक चिदम्बरम के पास कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। कार्तिक के लॉयर्स ने कोर्ट में बड़ी जोरदार बहस की, जोरदार तर्क रखे हैं। चलते चलते आइए एक नज़र उस पर मार लेते हैं। कार्तिक का जो डिफेंस लॉयर्स का जो पक्ष है वह यह है कि अटैचमेंट कंफर्म किया आपने मार्च 29 2019 में। 365 दिन इस कानून के तहत खत्म हो गया मार्च 28 2020 में, लेकिन ईडी ने कंप्लेन ही फाइल करी जून 1 2020 में, अर्थात देयर इज ए डिले ऑफ 65 डेज। होना तो 365 दिन में चाहिए था, यहां लगे 430 दिन। तो कार्तिक का कहना है कि यहां पर 365 दिन का रूल वॉइड हो गया, इसलिए जो अटैचमेंट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, लैप्स हो गया और मेरी प्रॉपर्टी रिलीज की जाए। लेकिन यह आर्गुमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोर्ट केस है जहां ऐसे केस में ऐसे जजमेंट्स हैं जहां ऐसे केस में इस डिले के कारण प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है, लेकिन ईडी के पास यहां पर एक काउंटर आर्गुमेंट था। उसकी बात हम करेंगे ईडी वर्सेस चिदम्बरम की अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए इस केस पर दूसरा वीडियो ईडी ने कैसे काउंटर किया कार्तिक चिदम्बरम को और ले गए एजुकेटिंग अथॉरिटी से प्रॉपर्टी कंफर्मेशन का ऑर्डर, इस पर बात करेंगे। फिलहाल मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।